जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज कल हमने बताया था आपको कि वार इंजरी रिलीफ किन किन को मिलती है। वार इंजरी पेंशन का हम बता चुके हैं, सारा कुछ बता चुके हैं, लेकिन कुछ और टॉपिक बच चुके हैं। लेकिन जो है वार इंजरी रिलीफ का जो है कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा वो हमने नहीं बताया था। लेकिन आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि वार इंजरी रिलीफ जो है उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है कि वार इंजरी रिलीफ के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं और किसके आधार पर मिलती हैं, तो मेरी पुरानी वाली वीडियो जो है प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखा है चैनल में, डिफेंस इंटाइटलमेंट करके। उसमें आप ढूंढेंगे वार इंजरी रिलीफ पेंशन, वार इंजरी पेंशन क्या होता है और वार इंजरी रिलीफ क्या होता है, इसमें आप जान पाएंगे। लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हर बार बताने में समस्या होती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि दोबारा वीडियो बनाई जाए उसके बारे में, तो जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज बात करेंगे वार इंजरी रिलीफ कैलकुलेशन किस आधार पर होगी। मेरे दोस्तों आपको ये बताना होना, ये आपको बता दूं जानकारी के लिए कि वार इंजरी रिलीफ जो है यह वार इंजरी पेंशन नहीं है। यानी कि जो पहले मिलता था, जैसे बोलते थे कि बैटल कैजुअलिटी पेंशन मिल रही है, लेकिन यह एक बैटल कैजुअलिटी पेंशन नहीं है। बैटल कैजुअलिटी में रिलीफ है, यानी कि हमको उसमें क्या दिया गया है, कंपनसेशन दिया गया है। अब इसके लिए क्या होगा कि मतलब इसमें जो पूरी सर्विस करेगा, कंप्लीशन ऑफ सर्विस करेगा, तो उसको वार इंजरी रिलीफ मिलेगा। यानी कि जो बैटल कैजुअलिटी होगा, जिसको युद्ध के दौरान यानी कि ऑपरेशन हालात में या किसी ऑपरेशन में उसके साथ कोई हादसा हो गया, किसी भी कारण से हाथ टूट गया, पांव टूट गया, गन्नेट के छर्रे लग गए, गोली लग गई इत्यादि, किसी भी नुकसान शरीर में हो गई, तो उस वाले हादसे में अगर आप कलर सर्विस करते हैं, पूरी सर्विस करते हैं, तो उस वाले केसेस में यहां पर वार इंजरी रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन वार इंजरी पेंशन उसी को दिया जाएगा जो इनवैलिड पेंशन आउट होगा, यानी कि इनवैलिड ही आउट होना पड़ेगा, तब वार इंजरी पेंशन का वो हकदार होगा, यानी कि बैटल कैजुअलिटी पेंशन का हकदार होगा। लेकिन कंप्लीशन ऑफ सर्विस करेगा तो उस वाले केसेस में बैटल कैजुअलिटी में रिलीफ दिया जाएगा, यानी कि शरीर की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनसेशन या अंशदान राहत दी जाएगी। ये बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है, और इसलिए जो है यहां पर वार इंजरी रिलीफ का ये डिफरेंस है। या आप प्रीमेच्योर डिस्चार्ज लेते हैं या आप वॉलंटियर डिस्चार्ज लेते हैं। अगर आप बैटल कैजुअलिटी है तो अगर आप वॉलंटियर डिस्चार्ज या प्रीमेच्योर डिस्चार्ज लेते हैं, तो उस वाले केसेस में भी आपको वार इंजरी रिलीफ ही मिलेगा। अगर आपको सीओ घर भेजता है या डॉक्टर आपको घर भेज देता है, तो उस वाले केसेस में आपको क्या मिल जाएगा, उस वाले केसेस में आपको वार इंजरी पेंशन ऑथराइज हो जाएगी। अगर आपको सीओ शेल्टर अपॉइंटमेंट देता है, अगर आप उसमें अनविलिंग कर देते हैं, तब भी आपको वार इंजरी रिलीफ दिया जाएगा। अगर आप शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया जाता है और आप विलिंग करते हैं, सीओ अगर अनविलिंग कर देता है, तो उस वाले केसेस में आपको यहां पर वार इंजरी पेंशन ऑथराइज हो जाएगी। लेकिन आज बात करेंगे वार इंजरी रिलीफ के बारे में। व्हाइट बोर्ड में आगे देखते हैं, गौर से देखना आप। वार इंजरी रिलीफ की कैलकुलेशन जो होगी, यह ऑथराइजेशन ऑफ ईआर जीएमओ 2023 डेटेड 21 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग ही होगी। वार इंजरी रिलीफ मेरे दोस्तों जो होता है वो 100% वार इंजरी रिलीफ होता है, जो होता है 100% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स होता है, यानी कि 100% ही होता है। और जो वार इंजरी पेंशन होता है उसमें भी 100% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स होता है, लेकिन बाद में उसमें सर्विस एलिमेंट्स प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट्स जोड़ दिया जाता है। और डिसेबिलिटी एलिमेंट्स जब जोड़ा जाता है तो उसका जो डिसेबिलिटी आता है, जो लास्ट अमाउंट आता है, उसमें आपको डीएनएस रिलीफ जुड़ के आता है। लेकिन यहां पर जो होता है 100% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स में बाद में डीआर इसमें लग के नहीं आता है। जो रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स होता है वो पूरे इमॉल्वमेंट्स को जोड़ के क्या कहलाता है, रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स कहलाता है। और इमॉल्वमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि एक एलिमेंट बेसिक पे, क्लास पे और एमएस पे और अगर ग्रुप एक्स पे ले रहा है तो वो क्या है, सब इमॉल्वमेंट्स है एक्स पे, यानी कि टेक्निकल वाले जो होते हैं एयरफोर्स, नेवी, ईएमई, एडी, सिग्नल
और आरटी के अंदर भी हो सकते हैं, एडी के अंदर होते हैं अपने। तो ये जगह जो है अपने ग्रुप एक्स वाले होते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा आपके लिए, मैंने नेम एंड रैंक का कोई हवलदार संतोष कुमार ले लिया, मैंने इन्फेंट्री बटालियन का ले लिया, ठीक है ना, या पैरासूट रेजिमेंट का हो सकता है, या पैरा इन्फेंट्री का, आरडी, आर्मर्ड, एडी, आरटी, कुछ भी लगा लो। मैंने यहाँ पर वो लगा लिया हवलदार संतोष कुमार, एक इन्फेंट्री बटालियन का, जिसकी सर्विस यहाँ पर 24 साल हो चुकी है और कंप्लीशन ऑफ सर्विस है, ठीक है ना। कंप्लीशन, रीजन फॉर डिस्चार्ज, कंप्लीशन ऑफ सर्विस और कलर्ड सर्विस या कलर सर्विस उसने कर रखा है। तो उसकी डिसेबिलिटी यहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, यानी कि वार इंजरी पेंशन उसी को ऑथराइज होगा जो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस विद बैटल कैजुअलिटी होगा। यानी कि उसके जब M16 भरा जाता है उसमें बैटल कैजुअलिटी लिखा होगा, या आप जब शेल्टर अपॉइंटमेंट देते हैं तो शेल्टर अपॉइंटमेंट में आपका जो लिखा रहता है क्लॉज, वहां पर जो है वहां पर भी बैटल कैजुअलिटी लिखा रहेगा। तो इन चीजों को समझना है। और डॉक्टर ने आपको यहां पर क्या किया होना चाहिए, रिलीज मेडिकल बोर्ड के अंतर्गत आपको डॉक्टर ने आरएमबी जब भरते हैं आप, यानी कि पेंशन जाने से पहले आपकी आरएमबी होती है, आप डॉक्यूमेंट लेके हॉस्पिटल जाते हैं, तो उस आरएमबी के अंदर जब आप अपना जब कैटेगरी, जैसे लास्ट कैटेगरी ड्यू होता है, तो उस समय जो कागज आपको मिलता है उस कागज में डॉक्टर आपको फिजिकली देखता है और वो कागज वहां जाता है आपका बोर्ड में, वहां आपका इंटरव्यू लिया जाता है। बोर्ड मेंबर होते हैं, असिस्ट या तो बुला भी सकते हैं और नहीं भी बुला सकते हैं, क्योंकि डिजीज और डायग्नोस में पहले ही लागू होता है। जैसे किसी का एक बैटल कैजुअलिटी, किसी का एक, इसमें मुझे माफ करना लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी का एक पांव नहीं होता है तो उसमें पता है भाई 60% डिसेबिलिटी ऑथराइज होती है, यानी कि पांव से अगर ऊपर को हो जाता है, यानी कि जंघा वाला हिस्सा हो जाता है, जंघा, हिप, ये डैमेज हो जाते हैं, तो उस वाले केस में 80% ऑथराइज हो जाता है। तो इन बातों को हमको समझना है। किसी का बैटल कैजुअलिटी में आंखें चली जाती है तो उनका अलग क्राइटेरिया होता है। उसकी बात हम बात में करेंगे तो आईज, ईयर, कान, वान, उनके अलग डिसेबिलिटी निर्धारित होते हैं। उसके भी ARGMO 2023 में उसका पूरा लेखा जोखा दे रखा है। आरएमबी के अंतर्गत आपको जो है यहाँ पर जो है 20% मिनिमम डिसेबिलिटी यहाँ पर दी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर पहली बार अगर मेडिकल कैटेगरी ड्यू हो रखा है और आपको उसमें 5% डिसेबिलिटी दे दिया, आप घबरा गए भाई मुझे 5% क्यों दिया, लेकिन जब उसके बाद जो है जब आपकी लास्ट आरएमबी होती है तो उसमें आपको 20% मिनिमम दिया होना चाहिए, यानी कि 19% नहीं होना चाहिए, मिनिमम तो 20% होना ही चाहिए। और जो 20% होगा वो ब्रॉडबैंड टू 50% होगा, और जो 50% होगा वो ब्रॉडबैंड टू 75 ब्रॉडबैंड टू 100% इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से इसकी 45 है हवलदार संतोष कुमार की, ब्रॉडबैंड टू कितना हो गया, 50% हो गया। ध्यान दें आप प्लीज। तो वार इंजरी रिलीफ जो हो गया, ये देखो इमोलमेंट्स जो है ये 44,900 एक हवलदार की बेसिक पे मैंने यहां पर मान रखी है, ठीक है, क्योंकि उसका फास्ट प्रमोशन हो गया, क्या पता है नहीं, इंक्रीमेंट लगते लगते जो है उसकी बेसिक पे इतनी पे लगी, 44,900 उसकी बेसिक पे है। क्लास में मैंने 600 ले ली और एमएस पे सभी को बराबर ही मिलता है, यहाँ पर 5200 रुपए है, और ग्रुप पे होता है तो लगा लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस प्रकार से जोड़ के ये कितना आ गया हमारा 44,900 प्लस 600 प्लस 5,200 इज इक्वल टू 50,700 रुपए हमारा एग्रीगेट प्लस करके आ गया है। तो इस प्रकार से हम वार इंजरी रिलीफ, मैंने बोला कि 100% वार इंजरी रिलीफ जो होगा 100% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट से होगा। रिकॉनेबल इमोलमेंट से क्या है, ये है 50,700 रुपए, क्या है रिकॉनेबल इमोलमेंट से है, ठीक है ना। तो 50,700 गुणे 100%, बोला ना 100% बोला मैंने, 100% इंटू मैंने बोला 45% ब्रॉडबैंड टू 50%, तो ये 50% हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो 50% हम इसको करेंगे, 100% को तोड़ेंगे तो 100/100 कैंसिल, कुछ नहीं बचा। अब बचा 50,700 गुणा 50/100 बचा, इंग्लिश में उसमें बोलते हैं 50,700 मल्टीप्लाई 50/100 बचा। तो 100 से ये 20 क्या हो गए, सीधे कैंसिल हो गए, ठीक हो गए ना। अब 5 से 7, 5 7 जा 35 और 3 हासिल, 3 इसमें कैरी हो गया इसमें, और 5 5 जा 25। तो इस प्रकार से कितना आ गया 25,350, 25,350 रुपीज हमारी क्या है
वार इंजरी रिलीफ है हवलदार संतोष की। अगर वो 24 साल में कलर सर्विस करता है तो उसकी वार इंजरी रिलीफ कितनी बनी, जिसकी 44,900 बेसिक पे, तो उसकी कलर उसकी कितनी बनी वार इंजरी 25,350 रुपए बनी, ठीक है ना, इतनी बनी। लेकिन इसमें क्या होगा मेरे दोस्तों, डीआर नहीं लगेगा। डीआर मतलब डियरनेस रिलीफ किसको दिया जाता है, जो पेंशन आते हैं, जो रिटायर जाते हैं, यानी कि महंगाई में राहत। और जो डीए होता है वो डियरनेस अलाउंस होता है, जो कर्मचारी को, जो सेवारत कर्मचारी हो उनको दिया जाता है। डीए बढ़ेगा तो डीआर भी बढ़ेगा, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी 25,350 हमारे क्या आई, वार इंजरी रिलीफ आई। अब बताओ, अब इसी को अगर सीओ घर भेज देता तो 23 साल में अगर सीओ घर भेज देता तो 22 साल में सीओ घर भेज देता तो, यानी कि 22वें साल में सीओ से बात करी, भाई अब नहीं होता नौकरी, सीओ बोल रहा भाई तू जा, तू काम का ही नहीं है, अब तेरे को घर भेजना जरूरी। उसने एप्लीकेशन डाला ऊपर को और तुम्हारी परमिशन ले ली और जो है सीधे सीओ ने उसको जो है सीधे घर को भेजने के लिए बोला, भाई तुम जाओ रिटायर, तेरे को बेनिफिट भी हो जाएगा, ये अमकन ढिस्कन वल्ला जुल्ला जो भी है। तो अमकन ढिस्कन जो है पहाड़ी शब्द में उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, ठीक है ना। तो 25,350 में क्या लग जाएगा, फिर डीआर लग जाएगा और उसको क्या हो जाएगी, वो वार इंजरी पेंशन ऑथराइज हो जाएगी। और जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक जब जब डीआर बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा, तब तक उसका यहां पर डीआर लगेगा। लेकिन अगर पूरी सर्विस कर दी तो वार इंजरी पेंशन मिलेगा और ये इतना ही रहेगा जब तक जिंदा रहेंगे। तो 25,350 से ये आगे बढ़ेगा ही नहीं जब वार इंजरी रिलीफ मिलेगा, कहने का मतलब ये है। और जब वो इंसान मर गया तो यानी कि जब उसकी मृत्यु हो जाती एक ज्यादा उम्र के बाद, तो उसका वार इंजरी रिलीफ फिर वहीं पर खत्म हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन को जो है वो ऑथराइज नहीं होता है, इंडिविजुअल को ही ऑथराइज होता है। यहां देखो अब क्या हुआ, सर्विस पेंशन। अब हम क्या निकालेंगे, सर्विस पेंशन 44,900 बेसिक पे वाली की माना है हमने, ये नहीं कि 44,900 ही होगा, क्या पता सिपाही हो, नायक हो, नायब सूबेदार हो, कुछ भी हो सकता है, सबका अलग अलग बेसिक पे। तो 50,700 ये आया और क्या होता है 50% हो जाता है। जब हम करते हैं कि लास्ट बेसिक पे का सीधे 50% हो जाता है, सीधे लास्ट बेसिक पे का क्या हो जाता है 50% हो जाता है। तो 25,350 आया 50%, तो और फिर डीआर इसमें इंक्लूड हो जाए। अभी डीआर क्या चल रहा है 53% चल रहा है ना, तो 53% लगा तो 25,350 गुना 53/100, तो इस प्रकार कैलकुलेट करके कितना आया 38,785.7 आया, 5 आया सॉरी, तो 38,785.5 आया। और अब क्या होगा, सर्विस पेंशन में ये वार इंजरी रिलीफ को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो टोटल पेंशन कितनी आएगी 38,785.5 धन 25,350 ये वार इंजरी रिलीफ, तो कितना बन गया 64,135.5 और राउंड ऑफ कर देंगे तो 64,136 रुपए उसकी पर मंथ की टोटल पेंशन इस प्रकार से बन पाएगी, जिसकी 44,900 बेसिक पे है और हवलदार है अगर 44,900 बेसिक पे है तो उसकी महीने की वार इंजरी रिलीफ लगा के महीने की पेंशन कितनी बनेगी मेरे दोस्तों 64,136 रुपए बन पाएगी।